नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीएनटी एक्ट से संबंधित अब अंतिम वीडियो होने वाला है। सीएनटी एक्ट के जितने भी प्रावधान हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रावधान जो है वो छूटा हुआ है, जिसको इस वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पे आपको सेक्शन 49 जो कि आजकल काफी विवाद में रहा है या न्यूज में रहा है, उसको भी यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप थोड़ा पेपर कटिंग वगैरह या पेपर वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा ये जो सेक्शन 49 है, इसमें अभी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे संशोधन किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 46 तक हम लोग पढ़े थे कि कौन कितना जमीन ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो सारा चीज आपको बताया गया है, जो कि चैप्टर 8 से संबंधित है। आज हम लोग चैप्टर 8 में ही 49 में जो संशोधन है, ये देखिए 3 मार्च का ये है, और आज ये जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये 12 मार्च है। तो इस समय यहाँ पे ये न्यूज में है, तो इसको जानना बहुत एक तरह से कहिए जरूरी है, और इसीलिए इस वीडियो में अच्छे तरीके से सेक्शन 49 को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या बता चुके हैं, जल्दी से हम क्विक रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है एक ही दिन में अपलोड किया जा रहा है। जहां तक हमको याद या हमको समझ में आ रहा है कि आप जो है एक ही दिन में इस वीडियो को देख रहे हैं, और बाद में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज ही हम जो है सारे वीडियो अपलोड किए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है, जो कि प्रारंभिक नाम प्रसार और परिभाषा है। चैप्टर 2 काश्तकार के वर्ग है। चैप्टर 3 है भूधारक के बारे में। चैप्टर 4 है अधिभोगी रैयत के बारे में। चैप्टर 5 खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। चैप्टर 6 अनअधिभोगी यानी नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में है। चैप्टर 6 में जो है वो 4 और 6 में जो प्रावधान है उससे जो प्राप्त छूट है उसके बारे में चैप्टर 7 में बोला गया है। 8 में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जोत और भूधरीतियों के पट्टा और अंतरण कब हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और यही है 46 से आप 44 से आपका 51 में, जिसमें 46 इंपॉर्टेंट धारा था जो कि पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। आज हम लोग यहाँ पे 49 पे भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो समय बचेगा उसमें हम लोग देखेंगे बाकी ये जो चैप्टर बचे हुए इसमें मुख्य प्रावधान को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ आपका 51 का में लगान का साधारण उपबंध क्या है उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे। बंजर भूमि में बंदोबस्ती यहाँ से सवाल आया है, उसको देख लेंगे। भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए जो प्रकीर्ण मिसलेनियस उपबंध है उसको देख लेंगे। चैप्टर 11 है रूढ़ी और संविदा। चैप्टर 12 है अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण, जो कि आपको बार बार आ रहा था कि अध्याय 12 के अंतर्गत जो राजस्व अधिकारी है उससे से भी बहुत सारा लगान का जो है कमी बेशी किया जा सकता है। तो 13 है अध्याय जो भूमि संबंधी शर्त, उसका रूपांतरण है कि अगर कोई शर्त को आप रूपांतरित कर रहे हैं तो वो है। 14 जो है वो भूस्वामी का विशेषाधिकार वाले भूमि, और इसमें भी 118 के लिए आपको बोला गया था कि कुछ जमीन जो होता है भूस्वामियों के लिए छोड़ा जाता है, तो वो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे दिया गया है आपका चैप्टर 15, और इसमें भी चैप्टर 15 में भी राजस्व अधिकारी के बारे में था, जो कि अधिकार अभिलेख जैसा रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार करता है। 16 में है उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों का न्यायिक प्रक्रिया, आखिर अगर आप न्यायालय में जा रहे हैं तो उसका क्या प्रक्रिया होगा वो सारा है। फिर है 16 का में बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली का संक्षिप्त प्रक्रिया। 17 में है परिसीमा करके दिया है। 18 में मुंडारी खुदकटीदार से जुड़े विशेष उपबंध है, उसको हम लोग देख लेंगे, और इस तरह से जो मिसलेन अनुपूरक है सप्लीमेंट्री उपबंध है वो अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वो देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट आज के वीडियो में होने वाला है 49 और 71, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बंजर भूमि का बंदोबस्त है तो वो भी हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे आ जाते हैं यहाँ पे चैप्टर 10 के भूस्वामी द्वारा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध। ये है, ये तो नहीं है, हम लोग का ट्रांसफर पढ़ना है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है जोत और भूधरीतियों पट्टे और अंतरण से संबंधित जो हम लोग यहाँ पे चैप्टर 8 यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 8 में यहाँ एक मिनट, चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 8 में आपको बताया गया था 44 से यहाँ पे क्या है प्रारंभ है, जिसमें 46 के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि 47 में यहाँ पे क्या बोला गया, एक एक करके। थोड़ा सा ये एक ही दिन में हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हो सकता है बहुत स्पीड में आपको लग रहा होगा कि ये चीज को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन समझिए कि यहाँ पे विद्यार्थी जो है यही डिमांड किए हुए थे कि सारा टॉपिक को बहुत जल्दी कवर किया जाए, और इसीलिए हम बहुत तेजी से चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी प्रयास कर रहे हैं, जहां जरूरी है हम थोड़ा सा स्लो होकर आपको चीजों को समझाते हैं। चलिए, तो न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध, यानी कि कब न्यायालय कब आदेश देगा और रैयती अधिकार को वो क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो चीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कुल मिला के यहाँ पे ये बोलेगा कि न्यायालय बिना मतलब का यहाँ पे किसी का जमीन को बेचने का यहाँ पे आदेश नहीं दे सकती। वो चीज यहाँ कंडीशन लिखा गया, एक एक कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे दिया है न्यायालय द्वारा किसी रैयत के बारे में हम देखें, काश्तकार के 4 प्रकार में से एक प्रकार कौन है, रैयत भी है। तो किसी रैयत के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं करेगा, तो कोई चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी ये डिसीजन नहीं देगा कि उसका जमीन को क्या कर दे, हम बेच दे। तो इस तरह से ये सीएनटी एक्ट का ये धारा है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो है 47 है। आगे बोलता है
अगर लगान नहीं दिए तब आपका तो काम है कि अगर आप भूमि धारण किए तो आपको लगान देना है, तब उस समय क्या करेगी न्यायालय, अगर कोई वहां पे चला गया है तब तो बोलता है लगान बकाया होने पर किसी सक्षम न्यायालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद उस जोत का क्या कर सकता है, विक्रय कर सकते हैं। तो कुल मिला के समझिए यहाँ पे अगर आपका ये जमीन है तो यहाँ पे अगर लगान नहीं दिए हैं तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। अगर लगान दिए हैं तब यहां से कोई भी आपको हटाने या आपके जमीन को बेचने के लिए किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं देंगे। अब लगान अगर नहीं दीजिएगा तो सीधा सा मतलब है कोई ना कोई तो सक्षम न्यायालय के पास जाएगा और वो बोलेगा तुम अगर लगान नहीं देना है तो जमीन बेच दो, सीधा सा मतलब है। तो उस समय जमीन बेचने का एक तरह से कहिए निर्णय दे सकती है, बाकी समय वो जमीन बेचने का निर्णय नहीं देगी। दूसरा चीज है अगर यहां पे जमीन बिक भी रहा है तब भी क्या करना उसको देख लीजिए, परंतु अगर यह जोत एससी और एसटी से संबंधित है तो यह भूमि जो जाएगा वो किससे जाएगा, एसटी और एससी को ही जाएगा, क्योंकि हम लोग पिछले 46 में पढ़ चुके हैं एसटी का जमीन उसी थाना क्षेत्र के एसटी को बेचा जाएगा, एससी का जमीन उसी जिला के दूसरे एससी को बेचा जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है लगान नहीं दिया तो हम जमीन बेच देंगे, लेकिन किसको बेचेगा, जनरल को नहीं। एसटी का जमीन है तो एसटी ही जाएगा, एससी का जमीन है तो एससी ही जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे 47 में कहा जा रहा है। तो 47 का कंक्लूजन निकाले तो बस इतना याद रखिएगा, इन जनरल में न्यायालय कभी ये नहीं कह सकती है कि किसी रैयत का जमीन आप बेच दीजिए, उसको बाध्य नहीं करेगी। हाँ, लेकिन कोई रैयत लगान नहीं देगा तो उसका जमीन बिक्री के लायक बन जाएगा, और अगर वो रैयत एसटी है तो एसटी को ही बेचा जाएगा, और एससी है तो एससी को ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। दूसरा है कि क्या भुईहरी में भी यही है, भुईहरी के बारे में आपको उम्मीद होगा, उम्मीद है कि आप जानते हैं कि कोई अगर उरांव है और इस तरह से वो पहली बार आया, यहाँ पे जंगल को साफ किया, उस जमीन पे पहली बार अधिकार किया, मूल रूप से उस गांव को बसाने वाला है या उसके नर परंपरा से जुड़ा कोई व्यक्ति है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुईहरी। 1869 में भुईहरी जमीन से संबंधित कानून लाया गया था, बोला गया था कि अगर आपका जमीन छीना गया है 1869 से 20 वर्ष पहले तो वो जमीन आपको वापस मिलेगा। तो ये सब कहानी आपको पहले हम बताया, उम्मीद करते हैं याद हो रहा होगा। तो क्या भुईहरी भूधरीति का भी अंतरण होगा, तो नहीं, उसका भी क्या किया गया है, एक तरह से कहिए प्रतिबंध किया गया है। लेकिन हर चीज का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है और कुछ ना कुछ अपवाद होता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ बोला है अंतरण नहीं होगा, लेकिन फिर भी कब अंतरण होगा वो यहाँ पे दिया गया है। 48 यहाँ पे बोलता है भुईहरी भूधरीति के अंतरण में बोलता है कि कब नहीं होगा, जब या अगर अंतरण होगा तो कब होगा। तो 46 के हम लोग धारा में पढ़े थे ना, अलग अलग यहाँ खंड करके यहाँ पे दिया है, 2 का खंड का सीधा सा मतलब समझिए, इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, ज्यादा समझना नहीं होगा। इसलिए एसटी का अगर होगा जमीन तो किसको हम देते हैं, एसटी को ही देते हैं, और वो थाना क्षेत्र में ही होना चाहिए, और दूसरा एसटी होगा। तो यही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ था। तो याद रखिए, अगर भुईहरी जमीन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो उसी प्रकार से होगा जैसे कि एसटी का जमीन का ट्रांसफर होता है। ये कहां पे बोला गया, सेक्शन 48 में। सबसे पहले तो बोला ट्रांसफर होगा ही नहीं, विक्रय होगा ही नहीं, लेकिन अपवाद बोलता है अगर एसटी के जमीन से जैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, एसटी जैसे अपना जमीन को ट्रांसफर करता है तो भुईहरी जमीन का उस तरह से ट्रांसफर हो सकता है। फिर है राज्य सरकार भुईहरी भूधरीति के अंतरण के संबंधी में नियम बना सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई नियम बना सकती है कि चलिए एसटी वाला को एससी को भी दे दे, इस तरह से कुछ नियम अगर चाहे तो भुईहरी संबंधित यहाँ पे बना सकती है। यहाँ फिर 48 में बोलता है कि उपधारा 1 के अथवा या उपधारा 2 के अथवा इतर अंतरण विधि मान्य नहीं होगा। कुल मिला के जो यहाँ पे बोला जा रहा है 48(1) और 42(8)(2) के अलावा अगर किसी भी तरह से आप भुईहरी जमीन का ट्रांसफर करते हैं तो वो जो है विधि मान्य नहीं होगा। आपको बोला गया है एसटी के अनुसार बेचना है तो आप एसटी के अनुसार बेचना है, तो इसका मतलब क्या है, आप एसटी हैं और एसटी को ही बेच सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भुईहरी जो है वो भुईहरी व्यक्ति को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बेचेगा, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है वो राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत बेच सकते हैं। अगर ये दोनों के अनुसार बेचे तब तो ठीक, या ट्रांसफर किए, और नहीं तो लॉफुल नहीं माना जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है 48 का ही 4 यहाँ पे दिया है, सब सेक्शन 4 दिया गया है, उसमें बोला गया है अगर कोई उल्लंघन करता है, ये जो 2 बात बोले कि आप जो है एसटी के जैसा ही जमीन बेच सकते हैं भुईहरी जमीन को, या राज्य सरकार जो कानून बनाई उसके अनुसार बेच सकते हैं, इस दोनों का अगर उल्लंघन कीजिएगा तो मामला जो जाएगा वह कहां जाएगा, डीसी के पास। और डीसी के पास कोई या तो आवेदन करेगा या डीसी स्वप्रेरणा से भी इसको क्या करेगी, यहाँ पे इसको लेगी, और अंतरिति यानी कि जिसके पास अभी जमीन चला गया उसको वो बेदखल कर देगी। मतलब अगर भुईहरी जमीन कोई ले लिया है इनलीगल तरीके से तो वो भुईहरी जमीन पे वापस कब्जा दिलाया जाएगा डीसी के द्वारा। ये याद रखिएगा, 48 में ही कहा गया है। भुईहरी भूधरीति को पट्टे द्वारा अंतरिति करे तो यहाँ पे पट्टे द्वारा उसको क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन अधिभोगाधिकार अर्जित नहीं होगा।
आप भूयरी जमीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑक्यूपेंसी राइट नहीं होगा। और सेक्शन 21 में आपको बताया गया है कि ऑक्यूपेंसी राइट होने पे आपको क्या क्या अधिकार मिलता है। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अधिभोगी अधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे 48 सबसेक्शन 6 में लिखा गया। अब 48 का क में दिया गया है भूयरी भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध, कि यहाँ पे जो विक्रय हो रहा है उसके किस तरह का यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबंध यहाँ पे होगा। तो कहने का मतलब ये काफी लंबा सेक्शन है और एक एक करके यहाँ समझा रहा है कि देखिए यहाँ पे बोलता है कि 48 का 1 में क्या बोल रहा है, भूयरी भूधृति के विक्रय के संबंधी डिक्री न्यायालय पारित नहीं करेगा। तो जैसे वहां पे बोला गया था रैयत के संबंध में कि रैयत के विक्रय से संबंधित कोई भी डिक्री पारित नहीं किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, तो भूयरी में भी बोल रहा है कि अगर कोई भूयरी जमीन है तो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ पे उसके जमीन को बेचने के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं करेगी। तो इस तरह से ये चीज कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है अगर लगान बकाया है तो जैसे वहां पे रैयत वाला में लगान बकाया होता था तो क्या होता है, जमीन बेच सकता था, लेकिन अगर एसटी का जमीन है तो एसटी को देगा, एससी का जमीन है तो एससी को देगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, चेंज है। डिग्री का निष्पादन उस भूमि के उपज और कुर्गी के विक्रय द्वारा होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगा उसके द्वारा होगा, यानी इसका जमीन नहीं बिकेगा किसी भी हालत में। एसटी का जमीन क्या होता था, लगान अगर नहीं देता था तो एसटी को दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ भूयरी जमीन है तो आपका जमीन को किसी भी हालत में यहाँ पे छीना नहीं जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वही विक्रय होगा, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी का आपका विक्रय नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे 49 देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट धारा में से एक है, फिर पेपर में भी हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ था। देखते हैं, कुछ प्रयोजन के लिए अधिभोगी जोत या भूयरी भूधृति का अंतरण, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे प्रयोजन हो सकता है जिसके लिए आप ऑक्यूपेंसी राइट वाला जमीन या भूयरी भूधृति का आप क्या कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं। बात तो यही है कि कौन कौन सा काम है जिसके लिए आप अपना जमीन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और सरकार यही चाह रही है, या लोग यही चाह रहे हैं कि काम करने के लिए भी कम से कम जो है जमीन हमको क्या कर दो, वापस कर दो। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे धारा 49 यहाँ पे एक एक, ये भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा धारा है, इसको देख लेते हैं। 49(1) में क्या बोला गया है कि धारा 46, 47 और 48 में कोई भी बात है जो कि आपका ट्रांसफर संबंधित यहाँ पे बात है या रैयत या भूयरी से संबंधित है, तो बोलता है निम्न प्रयोजन के लिए अंतरित कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है। किसके लिए, औद्योगिक कार्य के लिए और भूमि खनन के लिए वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। फिर 49(2) में बोलता है भूमि का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए होगा जिसके लिए लिया गया था। अगर खनन के लिए है तो खनन के लिए ही किया जाएगा। जैसे कि आप समझिए एचईसी का जमीन लिया गया है तो एचईसी बनाने के लिए ही लिया जाएगा और दूसरे कार्य वहां पे किए नहीं जाएंगे। दूसरा है, ऐसा अगर अंतरण रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज से होगा, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिना रजिस्टर्ड यहाँ पे आपका कोई भी जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और डीसी की सहमति से भी ये होना चाहिए। फिर है उपधारा 1 जो यहाँ पे बोला गया, और 2 जो है उसके उपबंध का उल्लंघन होने पर, यानी कि ये जो बोला गया औद्योगिक कार्य या भूमिकरण के लिए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि भूमि का इस्तेमाल उसी के लिए होगा जिसके लिए लिया गया था। अगर इन दोनों बातों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इन बातों का उल्लंघन होने पर अधिभोगी रैयत जो होगा, ऑक्यूपेंसी राइट जो होगा, एसटी हो, तो वो क्या कर सकता है, 12 वर्ष के अंदर आवेदन करके डीसी से स्वप्रेरणा से अंतरण को क्या करेगा, रद्द करेगा। तो अधिभोगी रैयत अगर क्या है, एसटी है, तो वो एसटी किसके पास जाएगा, आपका जमीन ले लिया, आप आदिवासी हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, और वो जमीन तो लिया है एचईसी कारखाना बनाने के लिए, लेकिन 12 साल बीत गया और कारखाना बनाया ही नहीं, तब वो मामला कहां पे जाएगा, एसटी के पास जाएगा, सॉरी डीसी के पास जाएगा। यहाँ पे किसके पास जाएगा, डीसी के पास जाएगा, और फिर वही है, डीसी देखेंगे कि काम हुआ है कि नहीं, और अपना जो निर्णय है वो उसको सुनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो इस तरह से 49 है जो है वो खत्म हो गया। अब देखते हैं पेपर कटिंग में जो दिखाया गया था उसमें क्या लिखा गया है। चलिए, ये जो इरेज है यहाँ पे देखिए, हाँ, पेपर कटिंग में क्या है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि सीएनटी एक्ट की ओहो, सीएनटी एक्ट की धारा 49 में होगा संशोधन, ग्रामीण को बिजली मीटर मुफ्त मिलेगा, बकाया, ये तो चीज अलग है। देख लीजिए सीएनटी एक्ट के बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि सीएनटी एक्ट धारा 49 की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, यानी औद्योगिक कार्य या खनन कार्य के लिए लिया जा रहा है और दूसरे कार्य के लिए हो सकता है यूज हो रहा होगा, उसी चीज को यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लंघन हो रहा है, इससे आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं। अब इस धारा में संशोधन किया जाएगा, ग्रामीण को बिजली मीटर फ्री देंगे, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया बीच में कि सीएनटी की धारा 49 है क्या,
तो यहाँ बोलता है आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री सीएनटी एक्ट की धारा 46 और 49 से नियंत्रित होती है। 46 वाला पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, 49 वाला यहाँ आपको बताया जा रहा है। 40A में आदिवासी जमीन को उसी थाना क्षेत्र के किसी अन्य आदिवासी को हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। वहीं सीएनटी की धारा 49B अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को डीसी की अनुमति से जिले के भीतर समुदाय के सदस्यों को अपनी भूमि हस्तांतरित करने का अनुमति देती है। धारा 49 के तहत आदिवासी से गैर आदिवासी को भी भूमि का हस्तांतरण की अनुमति है। यानी अगर एचईसी ले रहा है या कोई दूसरा कोई ले रहा है, टाटा बिरला ले रहा है अगर, तो वहां पे उसको भी अंतरण का अनुमति है। लेकिन शर्त यह है कि उद्योग या कृषि के लिए हस्तांतरित होगी, यानी कि उद्योग के लिए होगा और कृषि के लिए होगा। लेकिन इस शर्त का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। हस्तांतरित जमीन पर मॉल और क्या बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, और इसीलिए बोला गया कि इसमें क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ये विवाद में है और यहाँ से सवाल क्या हो सकता है, आ सकता है। तो 49 में याद रखिएगा, जो काम के लिए लिए वही काम करना, और औद्योगिक कर एक तरह से कहिए उद्योग के लिए ही आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बाकी के लिए यूज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक एक करके जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है उसको हम जल्दी जल्दी बताते हैं और ये वीडियो को जो है उसको समाप्त करते हैं। कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूत रीति का जोत का अर्जन, मतलब अब कुछ कुछ ऐसा कारण रहेगा जिसमें भूस्वामी जो होगा वो अपना जमीन को फिर से क्या करेगा, प्राप्त करेगा, भू अर्जन करेगा। तो देखिए कब होगा, अगर डीसी जो होता है उसको लैंडलॉर्ड के आवेदन से निम्न प्रयोजन के लिए भू रीति का अर्जन का अनुमति मिल जाएगा। कोई भूस्वामी है, जमींदार है, वो डीसी के पास जाएगा, आवेदन करेगा और बोलेगा हमको काम क्या करना है, किसी को खैराती में देना है, यानी कि चैरिटी में जमीन को देना है, या धार्मिक कार्य के लिए देना है, शैक्षणिक कार्य के लिए देना है, तो वो जमीन उसको वापस दिया जा सकता है। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा खनन प्रयोजन के लिए अगर देना है किसी को, ऐसा कहे जमींदार, तो वो जमीन को वापस उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भूमि अर्जित करने के लिए बाजार मूल्य से 20% उसको क्या करना होगा, ज्यादा देना होगा। मतलब बाजार मूल्य अगर 100 रुपया है तो उसको 100 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका 20% अतिरिक्त भी मिलेगा। तो होता है ना कि आपका जमीन को छीना जाता है, कहा जाता है ना हमारा जमीन छीना जा रहा है, तो यहाँ पे भूस्वामी कौन है, अभी सरकार है, आपका जमीन को ले रही है, आपका जो बाजार मूल्य से, जैसे रोड वगैरह बनता है वहां पे देखिए, तो इस तरह से बाजार यहाँ पे इस तरह से खैराती है ना, धार्मिक का शैक्षणिक यहाँ पे तीन लिया है, और भी बहुत सारे सेक्शन है जिसमें लोक कल्याण के लिए वहां पे लिया जाता है। 46 में ही हम देखे थे, तो उसमें क्या किया जाता है, आपको बाजार मूल्य का जो जमीन है वो तो दिया जाएगा उस जमीन का मूल्य में, और उसके 20% एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 20% एक्स्ट्रा रहता है, और ये चीज कहाँ पे दिया गया, धारा 50 में दिया गया। अब चलिए हम लोग जो है चैप्टर 8 खत्म कर चुके हैं, अब चलते हैं चैप्टर 9 से, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है उसको जल्दी जल्दी यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर 9 यहाँ पे देखिए जो है, अच्छा एक छूट गया है, चैप्टर 9 नहीं है, हाँ ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 9, अच्छा ये ठीक है, चैप्टर 9 में हम लोग पहुंच गए हैं। लगान के बारे में साधारण उपबंध, तो यहाँ पे बोलता है लगान की स्थिरता के बारे में उपधारणाएं क्या है। यदि लगान की दर अस्थायी बंदोबस्ती के समय बदली नहीं गई है तो नहीं बदली जाएगी। पिछले बार भी आपको बताया गए थे, अगर 1793 में अगर नहीं बदला गया है तो लगान जो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। काश्तकारी के क्षेत्रफल में परिवर्तन के आधार पर ही लगान बढ़ाई जाएगी। अब पहले 1 एकड़ था, अब 2 एकड़ हो गया, तो लगान बढ़ ही जाएगा, सीधा सा मतलब है। 52 में किस्त के बारे में दिया गया है कि अगर आप एक बार में पैसा को नहीं दे सकते हैं तो कृषि वर्ष में प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन में 4 किस्त के रूप में आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका मानिए चलिए साल भर में 4, एक तरह से कहिए यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 तिमाही होगा। तो इस तरह से 3 महीना का, 3 महीना का, 3 महीना का, 3 महीना का, तो इस तरह से ये 4 किस्त में आप क्या कर सकते हैं, पैसा को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। 4 या 12 महीना, तो 12 महीना में आपको जो भी लगान देना होगा वो लगान क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसी को लिखा है कि प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन 4 समान किस्तों में क्या हो सकता है, भुगतान हो सकता है लगान। लगान का बकाया किसे समझाया जाएगा, मतलब हम कब समझेंगे कि लगान हमको नहीं मिला है, क्योंकि बोलता है ना लगान आप नहीं दीजिएगा तो आपका जमीन जो बिक्री करने के लिए वो क्या होगा, माना जाएगा। भूयरी वाला में आपका सामान बिकेगा और बाकी जो रैयत है, एसटी वाला रैयत है या दूसरा रैयत है, तो उसका जमीन भी क्या हो सकता है, बिक सकता है। तो कब ये माना जाएगा कि लगान आप नहीं दिए, तो बोलता है लगान बकाया तब माना जाएगा जब कृषि वर्ष के अंत तक भुगताई ना हो। कृषि वर्ष आपको इसलिए शुरू में डिफाइन किया गया है 1 अप्रैल से यहाँ पे माना जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च बीत जाने के बाद भी अगर आप अपना लगान नहीं देते तो माना जाएगा लगान क्या है, बकाया है, और उस पर अधिक से अधिक मैक्सिमम जो साधारण ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 6.25। ये आपको सवाल एमसीक्यू में पूछ सकता है। सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और वो भी मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। इससे ज्यादा आप किसी भी हालत में नहीं लगा सकते, इससे कम लगाइए, ठीक है, इससे ज्यादा आपको लगाना नहीं है। फिर है वस्तु के रूप में दे लगान का रूपांतरण। ये चीज 61 आया था और हम आपको बोले थे अगर आप लगान जो है टोकरी में ले जाके, आम का टोकरी में 2 टोकरी होता है, एक टोकरी भूस्वामी को देते हैं, एक टोकरी अपने पास, वो अगर स्टेटमेंट याद हो रहा होगा तो याद कीजिए, वहां पे सेक्शन 61 ही था। तो वस्तु के रूप में दे लगान का रूपांतरण यहाँ पे कैसे होगा उसको देखिए, बोलता है
भूधारक लगान किसके रूप में देता है? वस्ती के रूप में दिया जाता है। धन लगान के रूप में क्या करना है? उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। मतलब आप पहले 2 टोकरी 3 टोकरी क्या करते थे? देते थे। अब देखिए 1908 का बात है तो पहले वस्तु भी दे देता था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता तो वहां पे कर सकता है ना कि अब वस्तु हम क्यों दे, हम कैश पैसा आपको दे देते हैं और काम खत्म हो जाता है। तो पहले वस्तु देता था, अब बोलता है धन लगान के रूप में उसको क्या करना है, यानी कि करेंसी के रूप में, नगद के रूप में आपको क्या करना है? देना। तो इसके लिए क्या करना होगा? डीसी के, है ना, या किसी राजस्व अधिकारी के पास आपको आवेदन करना होगा। डीसी दी जाने वाली धन का निर्धारण करेगा। पहले मानिए चलिए आप आधा आधा टोकरी में बांट लेते थे, एक टोकरी हुआ तो आधा टोकरी तुम आधा टोकरी हम, तो पहले का कुछ अलग रेशियो रहा होगा। अब वो कहेगा कि हमको 10 रुपया चाहिए, 20 रुपया चाहिए, क्या चाहिए, तो इस तरह से लगान कितना दिया जाएगा ये कौन तय करेंगे? डीसी करेंगे। चलिए इस तरह से अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 62 जिसमें बोला गया है कालावधि जब तक कि रूपांतरित लगान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जो रूपांतरित लगान है वो कब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो धारा 61 के अधीन लगान का रूपांतरण किया गया हो तो 15 वर्षों तक नहीं बढ़ाया जाएगा, 15 वर्षों तक नहीं घटाया जाएगा। यानी आप पहले 2 टोकरी 3 टोकरी आम के बदले अब 10 रुपया 20 रुपया जो भी दे रहे हैं, 20 रुपया अगर दे रहे हैं तो 15 साल तक 20 रुपया से 30 भी नहीं होगा और 20 रुपया से 10 रुपया भी नहीं होगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। चैप्टर 9 यहाँ पे देखते हैं 9A जो कि बंजर भूमि से बंदोबस्ती से संबंधित है और काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आया है, इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कोई बंजर भूमि करने का मतलब क्या है? उसमें खेती बाड़ी नहीं होता है, वहां उपजाऊपन जो है वो बहुत कम होगा, तो उसी को हम लोग बंजर भूमि के तौर पे जान सकते हैं। बंजर भूमि का बंदोबस्त यहाँ पे पट्टे पर किया जाना, या है ना, कैसे पट्टे पे वो बंजर भूमि करेगा? तो राज्य सरकार बंजर भूमि को बंदोबस्त कर सकती है। पट्टा का एक प्रति जिस रैयत को दिया जाएगा, जिसमें एक तरह से कहिए बंदोबस्त किया जाएगा, सेटल्ड किया जाएगा। तो बंजर भूमि को यहाँ पे सेटल करेंगे, उसके पास एक पट्टा रहेगा और दूसरा पट्टा जो रहेगा डीसी के पास, ताकि डीसी को भी पता रहे कि बंजर भूमि में हम किसको किसको सेटल्ड किए हैं। अब यहाँ पे बंदोबस्ती का अपास्त किया जाना यानी दायित्वहीन हो तो सेटलमेंट कब भी वापस कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। तो डीसी आपको बंजर भूमि दिया है तो बंजर भूमि रखने के लिए, मॉल बनाने के लिए नहीं दिया है, खेती करने के लिए दिया है। तो बोलता है अगर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों तक खेती नहीं की गई हो तो यहाँ पे धारा 40 के अंतर्निष्ठ उपबंध का उल्लंघन करने पर, या धारा 40 में आपको बोला गया ना एसटी जमीन एसटी को ट्रांसफर करना है, एससी एससी को करना है, ओबीसी, तो ये जो अगर बात को आप नहीं माने हैं तब यहाँ पे आपको क्या कर दिया जाएगा? आपका जो बंदोबस्त किया गया है ये जमीन वो वापस ले लिया जाएगा, यानी वहां से आपको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आया था प्रीवियस ईयर में कि बंदोबस्त के कितने बाद साल तक आप अगर खेती नहीं करते हैं तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। तो 5 साल तक अगर खेती नहीं कीजिएगा तो वहां से आपको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज हम लोग इस स्लाइड में पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज जानने लायक है। अब देखिए अब आपको बहुत छिटपुट यहाँ पे सेक्शन मिलने वाले हैं और जल्दी जल्दी अब यहाँ पे खत्म भी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में संपरिवर्तन। कोड़कर आपको शुरुआत में परिभाषा में ही सेक्शन 3 में बताया गया था कि कोई जमीन जो कि अनुपयुक्त है या अनजुती है या जंगल है उसको आप क्या करते हैं? धान के खेती के लायक बनाते हैं, कृत्रिम रूप से चौरस करते हैं, तो उसी को हम कोड़कर भूमि बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बोला है गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक जो डीसी की अनुमति से क्या कर सकता है? किसी भी भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर सकता है। कोड़कर मतलब वही बताया कि आप जंगल है या अनुपजाऊ जमीन है या अनजुती जमीन है उसको आप क्या करें? खेती लायक बना रहे हैं। इसीलिए पहले परिभाषा बताया गया था। तो गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक, अगर खेती है करने वाला है तो भी, और वैसा भी आदमी तो हो सकता है जिसके पास कोई जमीन ही नहीं है, तो डीसी के आदेश से वो किसी जमीन को कोड़कर में परिवर्तित कर सकता है, मतलब उसमें जो है वो खेती करने लायक उसको कन्वर्ट करने का काम मिल सकता है। चलिए, कतिपय भूमि को छोड़कर कोड़कर में संप्रवेश करने का प्रतिषेध, मतलब कुछ ऐसा भूमि है जिसको आप कोड़कर नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान के चले किसी के यहाँ पे क्या मान के चलिए यहाँ किसी के प्रत्यक्ष कब्जा है। अब मान के चलिए बगीचा है मेरा, तो बगीचा है तो आप वहां पे उस बगीचा को हटा के वहां कोड़कर जमीन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो मेरे प्रत्यक्ष क्या में है? नियंत्रण में है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष अगर किसी के कब्जाधीन है तो आप उसको कोड़कर में नहीं बनाए। आप सिंपल सा सोचिए ना, मेरा अगर कोई बगीचा है तो कोई डीसी के आदेश से भी आके कोई मेरे जमीन का बगीचा को हटा के वहां पे खेती लायक जमीन नहीं ना बनाएगा मेरा अनुमति के बगैर। इसलिए बोल रहा है किसी का अगर प्रत्यक्ष कब्जाधीन बगीचा है तो उसको आप जो है कोड़कर में नहीं बदलिएगा। कृषि भूमि है, ऑलरेडी अगर कल्टीवेटेड लैंड है तो फिर काहे कोड़कर में बदलिएगा? कोड़कर मतलब ही क्या होता है? जो पहले से जंगल है, बंजर है या अनजुती है उसको आप बना रहे हैं धान के खेती लायक, तब कोड़कर है। पहले से खेती हो रहा है तो फिर कोड़कर बनाने का बात ही नहीं होता है। अगर कोई क्या है वास भूमि, मतलब कोई गांव है, तो अब ऐसा नहीं कि गांव को हटा दिए और बोले कि हम खेती लायक जमीन बना रहे हैं, तो ऐसा गांव को विस्थापित नहीं कर सकते। तो ये सब कंडीशन है जो कि आपको 66 में दिया गया है कि किसको कोड़कर में आप परिवर्तित कर सकते हैं, किसको कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये 3 कंडीशन दिया गया जिसके अगर होने पे कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, डीसी इस तरह का आदेश नहीं देंगे।
कोड़कर में अधिभोगाधिकार, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत। अब सिंपल सा मतलब है, डीसी आपको किसी जमीन के क्या किया है, कोड़कर में बदलने का आदेश दिया है कि जाओ ये जमीन जो है वो जंगल है, इसको जाओ और यहाँ पे धान उपजाने लायक क्या कर दो, यहाँ पे जमीन को बना दो। तो इसको आप क्या कर दिए, बना दिए। तो आज यहाँ पे बनाए हैं और उसके बाद आपको लगान मानने आएगा या अधिभोगी अधिकार है कि नहीं, वो चीज तो आपको पता होना चाहिए ना कि लगान देना होगा कि नहीं देना होगा, आपको कितना अधिभोग करने का अधिकार है कि नहीं है। तो सिंपल सा मतलब है कि जैसे हम लोग सेटल्ड रैयत में बोलते थे ना कि 12 साल तक आप पट्टा लेके किए या बिना पट्टा के भी आप अगर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो डीसी जो है आपको वहां बंदोबस्त कर सकती है और उसके बाद उसमें बंदोबस्त रैयत को अधिभोगाधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाता है। तो उसी प्रकार यहां बोल रहा है कोड़कर भूमि रैयत का अधिभोगाधिकार 12 वर्षों तक खेती नहीं करने पर भी क्या रहेगा, बना रहेगा। तो इस तरह से यहां बोल रहा है खेती कर रहा है, बना रहा है, तो कोड़कर वो बनाया ना, अब 12 साल तक वो बाहर चला गया तो भी उसका जो जमीन है उसी के द्वारा बनाया गया है, तो उसका अधिकार जो है 12 साल तक छीनेगा नहीं। तो कहने का मतलब एक जमीन बनाया, 12 साल कहीं और भी चला गया तो भी कोड़कर का जो अधिकार है उसी व्यक्ति का रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको कोड़कर का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरा चीज है 67 कब बोलता है कि यहाँ पे कोड़कर में संपरिवर्तित भूमि में लगान निर्धारण। अब माने चले कोई बंजर भूमि था या जंगल था, अब आज उसको आप खेती करने लायक बना और आज ही से अगर टैक्स मांगने लगेगा तो बोलेगा फालतू का जमीन पड़ा हुआ था, इसको हम खेती करने लायक बनाए और आज ना खेती करने लायक बनाने में हमको ना जाने कितना खर्चा हो गया और आज फसल का उत्पादन हुआ है कि नहीं, तुम लगान मांगने आ गया। तो कहने का मतलब आप किसी जमीन को जो कि अनुपयुक्त था उसको उपयुक्त बनाए तो तुरंत आपसे लगान नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जीवन भर के लिए लगान नहीं मांगा जाएगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो आपका मालिकाना हक वाला जमीन नहीं है। तो इस तरह से बोला जाता है प्रथम कृषि वर्ष के फसल कटाई के 4 वर्ष बाद लगान दे नहीं होगा। मतलब आपका जो प्रथम साल होगा जिसमें कृषि वर्ष होगा, जिसमें पहली बार फसल का कटाई होगा, उसके बाद से 4 साल जुड़ेगा, तब तक आपको टैक्स नहीं माना जाएगा। कहेगा कि एक अनुपयुक्त जमीन को तुम उपयुक्त बनाया है तो अगले 4 साल तक हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ 4 साल बाद तो टैक्स लेगा, लेकिन वो जो टैक्स होगा वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो 3rd क्लास राइस लैंड है यानी तृतीय श्रेणी का जो धान वाला जो भूमि है उतना में वहां जो लगान लिया जाता है वही, मतलब कम पैसा लिया जाएगा दूसरे एक तरह से कहिए भूमि से। 71 में विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति। फिर 71 देख लीजिए और 71 का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा आराम से, धीरे धीरे इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यहां पे बोला गया है विधि विरुद्ध बेदखल, समझिएगा हेडिंग को, तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको अनलॉफुल रूप से क्या किया जा रहा है, इजेक्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति, यानी कि वापस आपको अपने जमीन में क्या हो जाएगा, अधिकार मिलने का जो शक्ति है वो 71 में दिया गया है। तो अगर कोई बेदखल क्या है, काश्तकार है, बेदखली के 1 साल बाद वो डीसी को क्या करता है, आवेदन करता है, तो डीसी जो है जोत को क्या करेगी, वापस करवाएगी। अब यहाँ पे देता है कि 71 का बाद में यहाँ पे जोड़ा गया और उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारा प्रावधान जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो बोलता है 71 का में विधि विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय भूमि पर अनुसूचित जाति और सदस्यों के लिए पुनः कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति, यानी कि यहाँ पे एसटी के बारे में बात किया गया है। स्पेशली 71 का में क्या बात किया गया वो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। धारा 46 के विरुद्ध एसटी का जोत पर कब्जा किया गया हो तो धारा 46 में आपको क्या बोला है, एसटी को ही जमीन दे सकता है और अपने थाना क्षेत्र में ही देता है। तो उसका अगर कहीं कोई उल्लंघन हुआ है तो डीसी एसटी का जोत को क्या करेगा, वापस करवा देगा। मतलब आप कोई दूसरे थाना वाले क्षेत्र के व्यक्ति को एसटी को भेज दिए तो वापस करवा देगा, ठीक ना। जिसका जोत है ना, अगर उसका वारिस यहाँ पे नहीं है तो दूसरे एसटी को पुनर्बंदोबस्त कर देगा। मतलब मानिए चलिए आप बेच दिए, जैसे हम बेच दिए, हम एसटी है, हम या मेरा जमीन इनलीगल तरीके से या हम जैसे भी है इनलीगली तरीके से बेच सकते हैं, दूसरे थाने वाले क्षेत्र को एसटी को हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अब वो क्या करेगा, डीसी वापस वो जमीन देगा। अब मेरा कोई उत्तराधिकार बचा ही नहीं, तो क्या मेरा जमीन फिर उसी को रहने देगा, नहीं, किसी दूसरे को वो क्या करेगा, पुनर्बंदोबस्त कर देगा, है ना। तो ये चीज को याद रखिएगा कि अगर आपका जमीन आपको नहीं मिल पा रहा है, आप है ही नहीं, आपका मतलब जीवन समाप्त हो गया, आपका कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, तो वो जमीन वापस लेके किसी और को दे दिया जाएगा। चलिए, लेकिन उसके पास छोड़ा नहीं जाएगा। अंतरती जिसके पास अभी क्या है, जोत है, अंतरण की तारीख से 30 वर्ष के भीतर अगर यहाँ पे कोई भवन स्ट्रक्चर खड़ा कर दे, कोई यहाँ संरचना खड़ा कर दे, तब क्या होता है उसको देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस साइड करना होगा, यहाँ पे भवन अगर कर देता है तो क्या होता है उसको देख लीजिए। अंतरक द्वारा उसका मूल्य चुकाने के रजामंद ना होने पे, मान के चलिए सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, एक यहाँ पे जमीन आप लिए,
अब इस जमीन में आप क्या कर दिए, घर बना दिए। अब इस घर बना देने के बाद यहाँ पे 30 साल के अंदर अंदर यहाँ पे क्या कर देते हैं, घर बना देते हैं। अब इस घर का अगर इससे हटाना है तो घर का मूल्य देना होगा ना, अगर नहीं देना भी होगा, नहीं दे पाएगा। अगर मान चलिए कोई एसटी है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं कि घर का मूल्य दे सके, तो डीसी कहेगा 6 महीना अपना घर हटाओ, नहीं तो फिर 2 साल का यहाँ पे क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, और नहीं तो तुम्हारा घर को क्या करेंगे, वहां से धसा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो किसी भवन या संरचना का निर्माण कर लिया हो एसटी का भूमि में, तो अंतरक द्वारा उसका मूल्य चुकाने को रजामंद ना होने पर, मतलब मेरा जमीन गया है, अब जिसके पास गया वो बोल रहा है बिल्डिंग बना दी है भाई, हमको पैसा दो, हम दे देंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तब अंतर्यति को 6 महीने के भीतर आवेदन देने पर 2 वर्ष के भीतर यहाँ पे इस संरचना को हटा देने का आदेश देगा। अंतर्यति करने का मतलब जिसके पास वर्तमान में जमीन है। तो जब हम जमीन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है, बोल रहा है कि इसका इतना औकात नहीं है कि ये तुम्हारा बिल्डिंग का पैसा दे सकता है, तुमको 6 महीने का समय देते हैं, तुम बेच, इसको कैसे हटाता है वो तुम जानो। आवेदन देगा तो 2 साल तक एक्सटेंड करेगा और उसके बाद आपको हटाना ही पड़ेगा, और नहीं तो डीसी आएगा, डोजर लगा के हटा देगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, परंतु करके एक चीज और दिया गया है, डीसी को पता चले कि जोत सारवान संरचना का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, तो बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के लागू होने से पहले किया गया है। तो आप केवल इतना याद रखिए, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 से पहले अगर कोई सारवान संरचना यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह खड़ा कर दिया गया है, तो कंपनसेशन देके आप जो है एसटी का जमीन को भी ले सकते हैं। और यही एक तरह से कहिए इनलीगल यहाँ पे हो रहा था, कि बता दिया जा रहा था कि ये जो भवन स्ट्रक्चर खड़ा है वो 1969 से पहले बना है, और उसके बाद कंपनसेशन देके वहां से, है ना, एसटी को हटा दिया जाता था, और वो जनरल जो है वो उसको जमीन को ले लेता था। ऐसे अंतरण को विधि मान्य देगा, यानी कि अगर आप 1969 से पहले कोई भूमि लिए थे और वहां पे आप क्या बना दिए, कोई बिल्डिंग बना दिए, तब कहा जाएगा कि आप जो है एसटी का जमीन को भी पैसा देके ले सकते हैं। तो इस तरह से एसटी का जमीन लिया जा रहा था। तो अंतर्यति अंतरक को ऐसी जोत का समतुल्य, यानी कि उससे संबंधित जो भी पैसा वाला कोई दूसरा जोत क्या करेगा, देगा, ताकि वो वहां पे बच सके। और इस तरह से वो जो है एक जमीन जो है लिया है वो भी जमीन दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पे ये जमीन पे कब्जा किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से अंतरक को पुनर्वास के लिए पर्याप्त सुविधा भी देगा, ऐसा यहाँ पे किया गया है। लेकिन हर चीज का यहाँ पे एक तरह से कहिए लूप होल से निकाल लिया जाता है, और वही यहाँ पे किया जा रहा था। तो जमीन एक बार मिल गया, उसके बाद वो लोग कह दिए कि ये बिल्डिंग तो 1969 से पहले बना है, और उसके बाद पूरा जमीन पे वो लोग क्या कर ले रहे थे, कब्जा कर लेते। पैसा देना पड़ता था, तो पैसा देने में क्या दिक्कत है, पैसा दे लेता है, जमीन को कब्जा कर लेता है। पैसा का कमी यहाँ पे लोगों के पास थोड़ी है, यहाँ पे जमीन नहीं ले पा रहा है, बस यही समस्या है लोगों के पास। चलिए यहाँ पे अब लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि अध्याय 10 में पहुंच चुके हैं। भूस्वामी तथा काश्तकारों के लिए जो मिसलेनियस उपबंध है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं, काम का चीज को ही देखेंगे। यहाँ पेनाल्टीज दिया गया है कि कब पेनाल्टी आपको लगेगा। तो देख लीजिए, अगर धारा 46 के विरुद्ध अगर एसटी का जोत पे आप कब्जा कर लेते हैं, धारा 46 में क्या बोला है कि वही थाना क्षेत्र में एसटी का जमीन ट्रांसफर होगा। अगर इसके खिलाफ आप जाके या इसके विरोध में जाके आप कोई इस तरह का जमीन को क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो आपको 3 वर्ष का सजा मिलेगा। याद कर लीजिएगा, आपको पूछा जाएगा कितने वर्ष, 3 वर्ष, 1000 रुपया का जुर्माना, अथवा दोनों, 3 साल का सजा भी मिलेगा और आपको 1000 का जुर्माना भी मिलेगा। रैयत द्वारा भूमि का अव्यवर्धन यानी कि सरेंडर, कि रैयत कभी कभी क्या होगा कि बोलेगा कि भाई भूस्वामी अपना जमीन अपने पास रखो, हम आप खेती बाड़ी नहीं करने, हम संन्यास करने चले गए। तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है। तो सरेंडर कर सकता है अपना होल्डिंग को किसके अति से, तो आदेश से या लिखित दे देगा किसको, डिप्टी कमिश्नर को। बोलेगा कि हम अपना जमीन को सरेंडर करते हैं। अब डिप्टी कमिश्नर हो सकता है भूस्वामी को दे दे। चलिए ये चैप्टर 12 का बस इतना है कि बार बार आता था कि चैप्टर 12 के अंतर्गत यहाँ पे राजस्व अधिकारी है, जिसके उल्लेख से या जिसके आदेश से लगान में वृद्धि या कमी होता था, तो राजस्व अधिकारी चैप्टर 12 में आता था। 80 में सर्वेक्षण, इसी चैप्टर 12 के ही 80 में सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा और अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट, कि कौन कौन सा आपका अधिकार है, राइट है, उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा किसके द्वारा, राजस्व अधिकारी के द्वारा। इसीलिए आपको डीसी के अलावा एक नाम मिल रहा था राजस्व अधिकारी, जो कि चैप्टर 12 और चैप्टर 15 के अंतर्गत आते थे, जो कि लगान को बढ़ा सकते थे। तो ये चीज यहीं पे दिया गया था। फिर आपका चैप्टर 14 जो है भूस्वामियों को विशेषाधिकार भूमि है, सबसे अंतिम में अब यही इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। बाकी अब है ना बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ये लास्ट आपको देख लीजिए कि भूस्वामी को कुछ विशेषाधिकार भूमि मिला है जिसमें उसका विशेष अधिकार है, उसको देख लीजिए। भूस्वामी का विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा, कि विशेषाधिकार भूमि आखिर किसको समझेंगे कि जिसमें भूस्वामी को विशेषाधिकार मिला है। तो पहला कंडीशन है कि अगर भूस्वामी किसी जमीन पे स्वयं क्या कर रहा है, खेती, तो उसका विशेषाधिकार वाला जमीन है। दूसरा,
जिसमें हम बोले थे ना कि इसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 6 जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भूस्वामी खुद से खेती कर रहा है। तो हम बोले थे ना एक लाइन कि भाई मेरे लिए खाने पीने के लिए भी कुछ जमीन छोड़ दो जिसमें हम खेती करेंगे, और इसको मंजियस जमीन के तौर पे जाना जाता है, ऐसा हम बताए भी थे। तो इस तरह से भूस्वामी की खेती के लिए अपने सेवकों या है ना द्वारा भाड़े के मजदूर के द्वारा अगर खेती किया जा रहा है तो भी वो माना जाएगा कि वो जमींदार का विशेषाधिकार है। मतलब अब जमींदार है, बड़ा आदमी है, तो खुद खेत में नहीं ना जाएगा कोड़ी कुदाली लेके, वो अपना मजदूर रखेगा, तो भी वो उसी का विशेषाधिकार का ही जमीन माना जाएगा। अथवा किसी 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे में देता है, लिखित पट्टा यहाँ होना चाहिए, हमको लगता है छूटा हुआ है, तो 1 साल से अधिक, ऐसे भी पट्टा है तो लिखित ही होगा, पे अगर देता है तो भी विशेषाधिकार माना जा सकता है। अगर 1 वर्ष से कम लिखित या क्या है मौखिक पट्टे पर दिया जाता है, अगर मौखिक रूप से भी 1 साल से कम हम दे दिए तो वहां पे जो है माना जाएगा कि ये जमीन जो है जमींदार का विशेषाधिकार वाला जमीन है। अब हम लोग देख लेते हैं 124 कुछ गांवों में भूमि का भूस्वामी का विशेषाधिकार भूमि के रूप में अभिलेखित नहीं किया जाना, कि किसको आप जो है भूस्वामी के विशेषाधिकार रूप के जमीन के रूप में उल्लेखित नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जमींदार के लिए सब जमीन को दे दिए, कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन है जिसको आप जमींदार के लिए नहीं रखिएगा, मतलब जमींदार उसमें अपना विशेषाधिकार नहीं रखेगा। वो कौन सा जमीन है? कोई भूमि, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में अगर आता है तो भाई भूधृति अधिनियम के तहत मालिकाना हक तो उसी को मिल गया, जमींदार उसमें कब्जा नहीं करेगा, इसलिए वहां पे विशेषाधिकार देना नहीं है। के अधीन जो तैयार रजिस्टर है, तो ये चीज आपको पहले है, मंजियस और बेट खेता के रूप में पहले से अगर प्रविष्ट है तो आप मंजियस है मतलब किसी दूसरे का जमींदार होगा, उसको आप थोड़ी सा प्रविष्ट कीजिएगा। तो इसी सा मतलब है कि ये जो है भूमि जो है उसको विशेषाधिकार भूमि घोषित नहीं होगा, बाकी कोई भी भूमि यहाँ पे घोषित हो सकता है, ऐसा हम समझ के चल सकते हैं। फिर है चैप्टर 15 अधिकार अभिलेख तथा खुटखटी अधिकार वाले रैयत ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं करके यहाँ पे दिया गया है कि अभिलेख, ये चैप्टर 15 में फिर से यहाँ पे दिया गया राजस्व अधिकारी, तो 12 और 15 बस इसीलिए हम यहाँ पे डाले हुए हैं। खुटखटी अधिकार प्राप्त रैयत ग्राम मुखिया और अभिधारियों के किसी अन्य वर्ग के बारे में राजस्व अधिकारी के द्वारा एक अभिलेख यानी रिकॉर्ड क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो 12 और 15 में ये राजस्व अधिकारी का उल्लेख था, इसलिए हम यहाँ पे चर्चा किए हुए हैं। फिर है चैप्टर 18 मुंडारी खुटखटीदार के विषय में विशेष उपबंध। तो यहाँ देखिए मुंडारी खुटखटीदार, बिरसा मुंडा का आंदोलन था, इसलिए ये चीज स्पेशल डाला गया। 240 में बोलता है मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर क्या है प्रतिबंध, मतलब उसका जो टेनेंसी उस पे क्या है प्रतिबंध है। मुंडा कुछ प्रयोजन के लिए फिर से वो क्या कर सकते हैं, हर चीज में तो यही है कि बोलेगा पहले प्रतिबंध है, बाद में कहेगा कि इसके लिए आप कर सकते हैं, अपवाद के रूप में दे देगा। कब यहाँ पे देखिए ट्रांसफर आप कर सकते हैं आप मुंडारी खुटखटीदार का जमीन, तो देखिए पहला चीज मुंडारी खुटखटीदार अपने भूस्वामी के सहमति के बिना यहाँ पे बोलता है यहाँ पे क्या कर सकता है अपनी काश्तकारी का अंतरित यानी ट्रांसफर कर सकेगा। कब? अगर किसी भूमि को खैराती में दे रहा है तब दे सकता है, धार्मिक और शैक्षणिक प्रयोजन के लिए तब दे सकता है, निर्माण या सिंचाई के लिए है तब भी क्या कर सकता है, दे सकता है। कहने का मतलब है कि कोई अगर मुंडारी खुटखटीदार अगर रैयत है तो धार्मिक कार्य के लिए दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खैराती के लिए आपका दे सकता है, चैरिटेबल के लिए, शिक्षा के लिए भी दे सकता है, निर्माण या सिंचाई के लिए भी दे सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लास्ट में यहाँ पे दिया गया है सरायकेला खरसावां जो है सीएनटी एक्ट 1908 लागू जो हुआ वो कब लागू होता है, 1951 के अधिनियम के तहत इसको लागू किया जाता है, और 1957 का बिहार अधिनियम यहाँ पे XLI करके दिया है, पता नहीं कितना नंबर है। तो कुल मिला के यहाँ पे याद रखिएगा डेट 1951 में क्यों आ रहा है। देखिए पहले हम लोगों का ब्रिटिश प्रांत होता था, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जितने भी एक तरह से कहिए प्रांत थे उसमें ब्रिटिश कानून लागू होता था, लेकिन इसी के बीच में देशी रियासत थे। आपको याद भी होगा कहा जाता है देश की आजादी के बाद 562 देशी रियासतों को विलय किया गया, तो देशी रियासतों में राजा का जो नियम कानून होता था थोड़ा बहुत वहां पे चलता था। तो सरायकेला खरसावां हम लोगों का देशी रियासत था। तो जब देशी रियासत को देश की आजादी के बाद विलय कर लिया गया तो जो उसमें कानून लागू नहीं था वो कानून भी लागू होगा। इसलिए देश जैसे आजाद होता है उसके बाद जैसे उसको राज्य के रूप में या झारखंड या बिहार के रूप में उस समय कहिए शामिल किया गया था, तो अब बोला गया आप जो है बिहार के हिस्सा रह गए, देशी रियासत अब नहीं रह गए हैं। तो इसका मतलब होगा कि जो सामान्य कानून बिहार के इस क्षेत्र में लगा था, उस समय तो बिहार ही था, अभी ना झारखंड हुआ है, तो उस समय बिहार था, तो बिहार के क्षेत्र में आपका संथाल परगना भी आता है। तो संथाल परगना बोलते हैं, यहाँ पे कोल्हान का क्षेत्र आता है, और कोल्हान में आपका सरायकेला खरसावां यहाँ पे आता है, इसलिए यहाँ पे भी लागू होगा। तो कुल मिला के ये आपका देशी रियासत था। पहले 1908 का यहाँ पे कानून लागू नहीं था क्योंकि यहाँ पे देशी रियासत था। जब देश आजाद हो गया तो देशी रियासत बन गया भारत का एक अभिन्न अंग, अब वो देशी रियासत का दर्जा नहीं रहा, इसलिए ये कानून यहाँ पे भी क्या होगा, लागू होगा। सीएनटी एक्ट का मामला क्या हो गया, समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसपीटी एक्ट के बारे में जानेंगे।